हाय बच्चा लोग, कैसा है? सब राजी खुशी? चलिए। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने उसमें पढ़ा था कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सो दिस इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब रूट्स दिया हुआ रहता है, जब रूट्स गिवन रहता है, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं कि वो जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, वरना नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में हमने किया था। तो इस वीडियो में हम उसी रूट्स को निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकलता कैसे है हम लोग इस वीडियो में वही सीखने वाले हैं। और उसमें से सबसे पहला मेथड आता है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, 3 मेथड आपको यहाँ पर टोटल पढ़ने हैं। एक मेथड तो आपको मे बी आपका सिलेबस हट गया हो, पर हम फिर भी बताएंगे आपको। 3 मेथड पढ़ने हैं। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड द थर्ड वन इज डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसमें हम लोग फार्मूला का यूज करके हम लोग डायरेक्ट रूट निकालेंगे, जो कि बहुत ही आसान होगा। ज़्यादातर हम लोग वही यूज करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपका अब यहाँ 9th क्लास वाला का जो इस फैक्टराइज करते थे हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग मेथड को, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग क्या करते थे, जो एक्सप्रेशन रहता था उसको हम लोग फैक्टराइज किया करते थे। तो यहाँ पे भी मेन वही है, बस इक्वल्स टू 0 कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि वो इक्वेशन है। तो हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, कि हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर भी सिंपल सा इक्वेशन हम ले लें पहले, ठीक है, कुछ इक्वेशंस को हम शुरू में ही ले लें। कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा ऐसा कुछ कि सॉल्व फॉर x। आप x के लिए सॉल्व करें और क्वेश्चन रहेगा x + 2। पहले सिंपल सा इक्वेशन एक ले लें हम, ताकि आपको हम समझा सकें। 3x - 5 = 0। अब इसमें आप देखोगे ना, तो इस सवाल में हम देखेंगे तो इस सवाल में पहले से ही एक्सप्रेशन फैक्टराइज हुआ है, तो हम इसमें डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, फिर भी हम एक सिंपल सा आपको सिखाने के लिए दे दिए। ठीक है, कुछ सवाल ले लेते हैं हम बुक से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। (6x² - x - 2 = 0). पहले हम सिंपल से सवालों से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। चलते हैं। हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से दिए हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं जो कि पहले आपको सिखा रहे हैं कि ये सॉल्व कैसे होता है। यहाँ पर चीज़ों को कह रहा है कि फैक्टराइज कीजिए, पर यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो पहले से ही फैक्टराइज है। पहले से ही फैक्टराइज है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जब हम पहले की बात करें तो x + 2 × 3x - 5 = 0 है। मुझे यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू आएगी कैसे? दिया हुआ जो है वो है x + 2 × 3x - 5। ये ऑलरेडी फैक्टराइज है। पहला फैक्टर है x + 2 एंड द सेकेंड फैक्टर इज 3x - 5। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि इक्वेशन है। सॉल्व तो उसी को कर सकता है ना जो इक्वेशन होता है। जो इक्वेशन होता है उसी को सॉल्व करेंगे हम। जो इक्वेशन नहीं होता उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी कभी भी x और y की वैल्यू निकालनी होगी तो हमेशा वहाँ पे एक टर्म आएगा इक्वेशन, चाहे वो एक वेरिएबल का हो चाहे वो 2 वेरिएबल का हो, पर वो इक्वेशन ही कहलाएगा।
तो ही हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी बात करें तो यहाँ पर x + 2 × 3x+। अब एक बात आप समझिएगा, सबसे पहले हम कुछ बता दें आपको पता होगा कि अगर यदि a × b = 0 है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर यदि 0 है तो ये बात कंफर्म है कि आइदर a 0 होगा और b 0 होगा। अगर यदि a 0 होगा तो b नहीं हो सकता है b 0 हो तो a नहीं होगा, हो सकता है दोनों 0 हो। मतलब बात ऐसा है कि a × b 0 तभी आएगा जब a और b में कोई एक तो 0 होना ही है। आइदर आप a को 0 बोलो या b को 0, पर एक ना एक तो 0 होना है। तो हमें तो पता नहीं है ना कि कौन 0 है, कौन सा फैक्टर 0 है। तो इसीलिए जब इस केस में हम पहुंचेंगे, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन में आप देख रहे हो तो हम उसी केस में पहुंचेंगे, इस केस तक लाएंगे हम पहले उसको फैक्टराइज करके, देन हम इसको x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये दो फैक्टर हैं जो कि = 0 है, तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम बोलेंगे x + 2 = 0 या फिर 3x - 5 = 0। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, पर दोनों में से कोई एक ना एक तो 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2, और या फिर ये 0 होगा तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो आएगी, जैसे 3x = ये 5 उधर गया तो +5, एंड x की वैल्यू जो आएगी यहाँ से आ जाएगी 3/5। तो हमारे x की दो वैल्यू जो आ गए वो हो गए -2 एंड 5/3। दीज टू वैल्यूज ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमेशा दो वैल्यूज आएंगे, तो x की दो वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बस ऐसे ही समझाया कि इसमें फैक्टराइज पहले से ही था। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालनी है। तो फैक्टराइजेशन में बस वही स्प्लिटिंग मेथड ही पूरा का पूरा यूज होने वाला है। तो ये देखिए, स्प्लिटिंग मेथड आप वहीं यूज करेंगे जहां पर इस फॉर्म में हो ax² + bx + c = 0। अगर यदि इक्वेशन इस फॉर्म में है तो ही हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं। पर इतना आसान सवाल डायरेक्ट अगर यदि एग्जाम में आ जाए, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा, आपके लिए एकदम चांदी ही चांदी है भाई, ठीक है। पर ऐसा डायरेक्ट नहीं आएगा। अभी हम और भी लेवल का सवाल देखेंगे आगे, और भी अलग अलग लेवल का, और भी जो आता है एग्जाम में जो पूछा गया सवाल है वो हम बताएंगे। पहले तो सिखा रहे हैं कि जिसे फैक्टराइजेशन ना आ रहा हो सबसे पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर करते क्या है, फैक्टराइजेशन में आपको याद होगा कि जो भी कांस्टेंट टर्म होता है, यानी कि -2, इस -2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं x² के कोफिशिएंट से। पहला स्टेप बेटा ध्यान से सुनना, जिनको नहीं आता है ध्यान से सुनिएगा। x² का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दिए हुए कांस्टेंट टर्म से, जो कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो आ जाएगा -12 आएगा। अब ये लिखना नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। -12, अब ये -12 को हम दो फैक्टर में तोड़ेंगे, दो फैक्टर में स्प्लिट करेंगे। कंडीशन ये है कि इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट -12 आना चाहिए, और ऐड या सबट्रैक्ट करने पर x का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है आपको दिख ना रहा हो, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, -1 है, तो आना चाहिए -1, और प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए -12। तो ये तो छोटा नंबर आप आराम से सोच पा रहे होगे। तो एक तो 4 है और एक 3 है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। लेकिन यहाँ माइनस की कहानी अच्छे से समझिएगा, प्रोडक्ट करने पर माइनस आना चाहिए। तो दो फैक्टर का प्रोडक्ट माइनस तभी आएगा जब दोनों का दोनों फैक्टर में कोई एक फैक्टर नेगेटिव हो। दो फैक्टर में कोई एक फैक्टर जब नेगेटिव हो तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 3, 4 और 3 में से कोई एक फैक्टर तो नेगेटिव होगा भाई। अब कोई एक फैक्टर नेगेटिव होगा तो हमको पहचानना यह है कि कौन सा होगा भाई।
तो अब आप देखेंगे इस x का कोफिशिएंट को, ये x का कोफिशिएंट -1 है, +1 नहीं है, -1 है। -1 तभी आएगा जब आप 4 और 3 को माइनस करेंगे तो अब तो 1 आ जाएगा। तो -1 कब आता है? जब -4 को +3 से सब्ट्रैक्ट करें, मतलब -4 बड़े के पीछे माइनस हो तभी तो माइनस लगेगा। तो दोनों फैक्टर में माइनस साइन वही लगाना है, यहाँ पर जो साइन है माइनस, यहाँ पे जो भी साइन रहेगा इस x के पीछे देखिए यहाँ पे जो भी साइन रहेगा वही साइन इन दो में से जो बड़ा फैक्टर है उसके पीछे वही साइन लगाएंगे आप। बात समझ में आई मेरी? मैं क्या कह रहा हूँ, दो फैक्टर मिल गया, इन दो फैक्टर में जो बड़ा फैक्टर है उसके पीछे वही साइन आएगा जो यहाँ x के पीछे मिडिल टर्म्स के पीछे जो साइन होगा, मिडिल टर्म के पीछे जो साइन होगा वही साइन आएगा दो फैक्टर में जो बड़ा फैक्टर है उसके पीछे, वो साइन आ जाएगा। और बाकी अगर दी आपको दोनों माइनस है तो फिर दोनों, अगर दिए यहाँ पे प्लस है दोनों माइनस ले सकते हो, यहाँ पे माइनस आया तो दोनों में माइनस लेना पड़े तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर दी आपको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि किस में आपको नेगेटिव होगा किस में पॉजिटिव होगा, तो बड़े फैक्टर के पीछे नेगेटिव होगा क्योंकि इस x के पीछे नेगेटिव है। इस x के पीछे अगर दी पॉजिटिव होता तो बड़े के पीछे पॉजिटिव होता, छोटे के पीछे नेगेटिव होता। बात समझ में आया? तो हमारा दो फैक्टर निकल गया, एक आ गया +4, एक आ गया एक आ गया -4, एक आ गया +3। तो ये इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन, ये तो सिंपल फैक्टराइजेशन है, ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं। तो -4x +3x और ये वाला -2 = 0, इसको दो फैक्टर में तोड़ दिए, दो टर्म्स में तोड़ दिए, इसी को कहते हैं स्प्लिट करना। तो अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे भाई, यहाँ से 6x² और -4x से क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, क्या बच गया? 3x - 2 बच गया। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1, यहाँ पे जो साइन है वही कॉमन आएगा, यहाँ पे जो साइन है वही कॉमन आएगा, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, क्या बच गया? एज इट इज़ बच जाएगा क्योंकि 1 कॉमन आ गया है प्लस का। अब इन दोनों में ये वाला फैक्टर और ये वाले फैक्टर, इन दो फैक्टर्स में हमारे कौन से कॉमन है? 3x - 2 कॉमन, क्या बच गया हमारा? 2x + 1 कॉमन = 0। अब ये तो फैक्टराइज कर दिया हमने, ये हो गया फैक्टराइज करना। अब = 0 है तो बस ये प्रोसेस लगा देंगे जो अभी हमने लगाया। क्या है हमारा? ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स कि 3x - 2 = 0 होगा या फिर 2x + 1 = 0 होगा। जब 3x - 2 = 0 होगा तो 3x = 2, इट मीन्स कि x = 2/3 आ जाएगा, x = 2/3 आ जाएगा। और एक वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2x = ये +1 उधर गया तो -1 और x बराबर आएगा -1/2। सो द वैल्यू ऑफ x इज 2/3 and -1/2. These two values of the given quadratic equation, these two are the roots of this quadratic equation. ये जो 2/3 है और -1/2 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाएगा। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। तो ये तो सिंपल है, अभी आपको सीखने के लिए पहले हम ये बता रहे हैं, आगे हम और एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें और भी इम्पोर्टेंट सवाल हम इसमें करवाएंगे। थर्ड में आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए। अब देखिए रूट वाला बड़ा स्टूडेंट लोग को बड़ा दिक्कत है, सर रूट आ गया सर, हाय सर, छाती पीटने लगता है भाई कि पप्पा का आ गया। अरे भाई कुछ नहीं है, रूट है तो उसका ट्रिक है, ठीक है, कुछ नहीं करना, दिमाग एकदम नहीं लगाना। देखिए क्या करेंगे, प्रोसेस वही, प्रोसेस क्या, -2√3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट से। जब आप -2√3 को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2√3 × 4√3। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या? जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर के -8, क्योंकि दोनों में से किसी एक में माइनस है तो 2 × 4 आ जाएगा -8, और 3 और √3 इज 3 यानी -24, यानी प्रोडक्ट क्या आ गया? -24 आ गया। और अब हमें क्या करना है, इसी -24 को दो फैक्टर में तोड़नी है भाई, क्या दिक्कत है, दो फैक्टर में तोड़ना है। +5 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके +5 आना चाहिए और प्रोडक्ट करके हमारा 24 आना चाहिए। तो भैया वो 8 और 3 है यार
वो 8 और 3 है। 8 3 जा 24, 8 में से 3 गया तो प्लस ये 5 बचेगा। अब देखो यहाँ पर 5 के पीछे प्लस का साइन है, इस 5 के पीछे प्लस का साइन है। जब 5 के पीछे प्लस का साइन है तो बड़े वाले फैक्टर के पीछे प्लस हो जाएगा, इसके पीछे माइनस हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि दोनों में से किसी एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव लाना है। -24 लाना है, 24 लाना रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। सिर्फ 24 नहीं लाना है आपको, -24 लाना है। तो -24 लाने के लिए करना क्या पड़ेगा? 8 में से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, पर हमको -24 लाना है। तो दो फैक्टर में किसी एक फैक्टर में नेगेटिव साइन तो होना ही चाहिए ना, तभी तो फैक्टर का प्रोडक्ट हमारा माइनस में आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट -24 तभी आएगा जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा। तो कौन होगा? 3 होगा। कैसे पहचाने? हम यहाँ 5 के पीछे प्लस देखें तो इन दोनों में जो बड़ा फैक्टर है उसके पीछे प्लस होगा, तो बाकी का बच्चा कौन? नेगेटिव, ये छोटा फैक्टर, तो उसके पीछे नेगेटिव का साइन हो जाएगा। तो दो फैक्टर आ गया हमारा 8 और -√3। तो अब हम क्या कर देंगे? अब उसको स्प्लिट कर देंगे भाई। 8 और -√3 में हमने देख लिया कैसे किया। तो एक आ जाएगा 4√3 x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस √2 = 0। अब मेन दिक्कत बच्चों को यहाँ ये होता है कि सर कॉमन कैसे निकालें। कोई दिक्कत नहीं है कॉमन निकालने में, कॉमन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको आप कितना भी स्प्लिट करो, ये 8 को आप क्या लिख सकते हो? इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? तो जो कॉमन है वो ले लो। 4 और 8 में क्या कॉमन है भैया? 8 है। देखो √3 यहाँ है तो 8 में कभी भी √3 आ ही नहीं सकता। 8 के फैक्टर में √3 नहीं आ सकता। तो 8 के फैक्टर में जब √3 नहीं आ सकता तो यहाँ से रूट कॉमन निकालने की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा कॉमन क्या आएगा? सिर्फ 4 कॉमन आएगा और ये x कॉमन आ जाएगा। तो 4x कॉमन आ गया, तो बचा क्या यहाँ पर? यहाँ बचा √3x बचा और यहाँ पर क्या बचा? प्लस का 2 बचा। तभी तो 4 2 जा 8x आएगा। तो 4 2 जा 8x आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, हमने बोला जो साइन यहाँ है वही साइन कॉमन आएगा। तो माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिया। अब नंबर में ढूंढना है। यहाँ पर बच्चों को दिखता है कि सर कुछ कॉमन ही नहीं है, लेकिन कॉमन है। क्या कॉमन है? यहाँ पर 3 देखिए, तो 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। ये बात पता है आपको? दिस 3 कैन बी रिटन एज √3 × √3। भैया √3 × √3 को 3 लिख सकते हैं। मतलब रूट यहाँ पे 3 में √3 × √3 छुपा हुआ है। जैसे कि 4 में 2 × 2 छुपा हुआ रहता है, वैसे ही 3 में √3 × √3 छुपा हुआ है। तो अब यहाँ पर √3 है, यहाँ भी √3 है। तो अब क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ पर √3 अब इसको पहले लिख ले, अगर आपको दिक्कत होता है तो लिख लेंगे। तो क्या लिख लेंगे? यहाँ पर √3 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √3 कॉमन आ जाएगा। जब √3 कॉमन आ जाएगा तो अब जो बचा सो लिख देंगे। यहाँ क्या बचा? 2 √3 में 1 √3 कॉमन आ गया तो 1 √3 बचा, और यहाँ पे x भी बचा, √3x बचा, और माइनस ये √3 निकल गया, बचा सिर्फ क्या? यहाँ पे से 2 बचा, और राइट साइड = 0 बचा। अब देखो ये और ये, सॉरी यहाँ प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए ना, तो ये वाला माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया। तो अब ये दोनों, अब एक चीज़ और भी ध्यान रखना है ना यार, एग्जाम में मान लेते हैं आपको नहीं आ रहा है कि क्या कॉमन है, तो इतना बात पता है ना कि यहाँ जो बचेगा वही यहाँ बचना चाहिए है। यहाँ इस फैक्टर में जो बचेगा तभी यहाँ पे जो बचेगा तभी। तो देखो ना यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम आएगा तभी तो फिर से कॉमन निकलेगा। तो तुम लिख डालो ना यही वाला फिर से कॉमन, और उसके बाद अब देख लो कि क्या मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आ जाएगा, तो वही यही चीज़ यहाँ पे फैक्टर में लिख देंगे आप। ठीक है, तो ये बनाते बनाते हो जाएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, दिक्कत होता है, जो भी क्वेश्चन दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में आप भेज दीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमको प्रॉब्लम है, तो मैं उसको सेंड कर दूंगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट क्या है, तो ये दोनों में अब क्या कॉमन? √3x + 2 कॉमन। अब क्या बच गया? अब तो बन गया भाई 4x - √3 = 0। तो अब फिर से क्या करेंगे आप? फिर से वही बात, √3x + 2 = 0 एक बार करेंगे, फिर करेंगे 4x - √3 = 0। तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पर होगा क्या भैया? फिर से वही बात कि यहाँ पर √3x ये उधर गया तो -2, अब ये x बराबर आ गया -2/√3। अब लेकिन बात ऐसा है कि हम लोग ये जानते हैं कि कभी भी
नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज कितने से मल्टीप्लाई होगा, √3/√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो -2√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 इज 3। तो देखो रैशनलाइज हो गया, तो पहला रूट निकल गया -2√3/3। दूसरे रूट की तरफ चलें तो हमारा आ जाएगा 4x बराबर, ये -√3 उधर गया तो +√3 और x बराबर आ गया √3/4। इसको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही है, यानी कि हमारे दो रूट निकल गए -2√3/3 और √3/4। दिस टू आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइज हम लोग करेंगे। ये तो सिंपल सा था, यहाँ पर डायरेक्ट इस फॉर्म में दिया गया था। यहाँ पर सवाल जो होता है कि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली आपको इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस दिए हुए नहीं रहेंगे, और जब डायरेक्टली आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ ना रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको करेंगे, देन हम उसको फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उस टाइप का एक सवाल हम देखते हैं, एक आध सवाल देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग रूट निकाल रहे हैं। तो दो ही रूट निकलेगा, हमेशा दो रूट निकलेगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से दो रूट कैसे निकाल रहे हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, सो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस तरह का जब सवाल आ जाए तो आपको हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। बोलोगे रे बाबा का आ गया, है ना, वही बात फिर छाती पीटने लगेगा, हाय रे हाय का आ गया। कुछ नहीं है, अगर यदि सॉल्व फॉर एक्स कह दिया मतलब वो सवाल आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो अब इसमें बोलोगे सर इसको बनाए तो बनाए कैसे, तो पहले तो हमने अभी क्या बोला, सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, एंड देन आप उसको फिर से फैक्टराइज कर दीजिए। एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम तक आप जो एग्जाम में जब आप जाओगे, अभी तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड बता रहा हूँ, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे उस समय तो आपको प्रॉपर ये नहीं कहेगा कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइए, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाइए, वो सीधा बोलेगा सॉल्व फॉर एक्स। ये चीज़ है सॉल्व फॉर एक्स। हाँ, कभी कभी कह देता है कि ये वाला को फैक्टराइजेशन मेथड से बताइए, बनाइए, तो उसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे और फिर उसको सॉल्व कर देंगे फैक्टराइजेशन में। पर ज़्यादातर ये रहता है कि वो स्पेसिफाई नहीं करता कि इसी मेथड से बनाइए। तो अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड जब आप पढ़ोगे ना तो बड़ा आसान रहेगा। जब डिस्क्रिमिनेंट मेथड पढ़ लोगे, आसान रह जाएगा, तो हम
जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो हर एक मेथड के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लाना जरूरी है भाई, है ना। कंप्लीटिंग मेथड थोड़ा सा अलग है, पर डिस्क्रिमिनेंट मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड के लिए, दोनों के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ज़रूरी है। तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे भाई? सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके लाएंगे यार, क्या दिक्कत है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से तो हो जाएगा 2x², फिर x मल्टीप्लाई होगा -3x, फिर ये x इससे बोला होगा तो +6x, और फिर ये इससे हो जाएगा तो -9 इक्वल्स टू राइट साइड क्या हो जाएगा? फिर x मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे तो हो जाएगा 3x², ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -7x, फिर +2 इससे +6x, फिर ये +2 -7 से -14। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि x+3 मल्टीप्लाई हुआ पहले 2x - 3 से, फिर x+2 मल्टीप्लाई हुआ फिर 3x - 7 से, और मल्टीप्लाई कर दिए हम, ठीक है। अब चाहो तो एक स्टेप और बढ़ सकते हो, x को इतना, पर 10 क्लास में यार थोड़ा डायरेक्ट करो, x को इससे किया 2x को, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। अब जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी हैं, उसको लेफ्ट साइड लिया, राइट साइड 0 कर दो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा राइट साइड 0 होता है। तो हम क्या करते हैं, सबको उधर ले आओ चाहे इधर ले आओ, ठीक है। तो हम पहले वही काम करते हैं, देखो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x², ये आ गया प्लस का 3x माइनस का 9, अब इधर ले आओ माइनस का 3x², ये इधर आ गया, तो पहले उधर सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? माइनस का x माइनस का 14, तो क्या, अब इसको उधर ले जाते हैं, क्योंकि 3x में से 2x माइनस होगा तो 1, इसको लाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर से कॉमन लेना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि हम इसको उधर ले जाएं। इसको उधर ले जाए तो इधर लेफ्ट साइड 0 बच जाएगा, उधर क्या आ जाएगा? 3x² माइनस x माइनस 14, ये उधर गया तो -2x², ये इधर आया तो -3x, ये इधर गया तो +9। अब इसको हम अच्छा से भी लिख सकते हैं, 3x² में से 2x² बचा तो बचा x², माइनस x में से -3x गया तो -4x, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस 3x और 1x 4x, -14 और +9, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 9 गया, ठीक है, 14 में से 9 गया तो आई थिंक 5 बचा, माइनस का 5 बचेगा, -14 है तो माइनस का, इक्वल्स टू 0 कर दिए। अब इसको बस, ये कितना सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गया, अब इसको स्प्लिट कर दीजिए आप, सिंपली इसको स्प्लिट कर दीजिए, बना दीजिए, ठीक है, इसको स्प्लिट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 5 -5, तो x² -5 को आप करोगे तो क्या आ जाएगा? -5x + x, देखो इसके पीछे 1 है तो 1 को -5 से करोगे 5 आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे -4 आ जाएगा, -5 = 0। तो इस टाइप का इक्वेशन में एक चीज़ तो आप कॉमन चीज़ पाओगे, क्या पाओगे कि रहेगा तो बड़ा सिंप्लीफाई करने में दिक्कत होगा, लेकिन जब सिंप्लीफाई करके लाओगे ना तो वो इक्वेशन बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा, वो इक्वेशन बड़ा ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब उस वहाँ आपको स्प्लिट करने में आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो इन सारे इक्वेशंस में यही सारा खासियत है कि आपको वैसा ही इक्वेशन देगा, सिर्फ शुरू में सिंप्लीफाई करना, अगर सही से सिंप्लीफाई किए तो लास्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है वो बड़ा आसान देगा यार, है ना। वही ना, वो शुरू में अब अगर पहले ही मार खा चुके हो, हैं, पहले ही डांट फटकार खा चुके हो, बाद में मम्मी बड़ा प्यार करती है, तो वही चीज़ है कि शुरू में बड़ा रहता है कि शुरू में आपको क्या करेगा, वो आपको कीड़ा काटेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो लास्ट में जब जाओगे तो लास्ट में वो यार बड़ा अच्छा रहा। तो वही चीज़ है, लाइफ का एक्सपीरियंस भी वैसा ही होता है, नहीं, लाइफ का एक्सपीरियंस शुरू में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, जब सब कुछ अचीव कर लेते हैं गोल तो बड़ा मज़ा आता है, फिर वो लाइफ आसान हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है, तो वही चीज़ है यार, आराम से कर लोगे। उसके बाद क्या, इन दोनों से क्या कॉमन, x कॉमन, x -5 बचा, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यानी 1 कॉमन है, फिर से x -5 बचा = 0, फिर से वही बात, x -5 कॉमन आ गया, क्या बच गया? x + 1 बच गया = 0, एक बार x -5 बराबर 0, फिर x + 1 = 0, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ गया 5 और x का वैल्यू 1 आ गया हमारा -1। सो द 2 रूट्स आर 5, -1, मतलब एक 5 है और दूसरा -1 है। लास्ट में लिख सकते हो 2 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 5, -1, 5 एंड -1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। आप लिख सकते हो 5, -1 आर द 5 एंड -1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें।